हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजो मंत्रा। मैं रविश फिर से आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर 8 जिसको कंटिन्यू करने वाले हैं द सर्कुलर सिस्टम। दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द चैप्टर और आज हम लोग स्टडी करेंगे दो रिमेनिंग ब्लड कॉर्पसेस जो हमारे बॉडी में मेन प्रोटेक्शन का काम करते हैं। उसमें एक है डब्ल्यूबीसी जो हमारे हैं सबसे छोटे माइक्रो पुलिसमैन। दे आर सोल्जर्स जो हमारे बॉडी को डैमेज से बचाने के साथ साथ जर्म्स के साथ फाइट करते हैं, साथ में टॉक्सिन्स पॉइजनस सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं और हमारे बॉडी को इंजरी से भी बचाते हैं। साथ में है प्लेटलेट्स जो तब काम आते हैं जब हमारे बॉडी में कहीं पे भी ब्लीडिंग या टिश्यू इंजरी होता है। वो ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है दे आर एक्चुअली फ्रेगमेंट्स ऑफ द सेल। तो इनके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं कि ये दोनों मिलकर हमारे बॉडी को अंदर से एकदम चुस्त और दुरुस्त रखते हैं और साथ में कोई सेल कोई टिश्यू अगर डैमेज हो गया तो उसको भी क्लीन करते हैं। तो इसके लिए दे आर वेरी स्पेशल। तो चलिए आज हम लोग इनके बारे में देखेंगे। चलो, हेल्थ इज वेल्थ और इस हेल्थ को मेंटेन करने का एक डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का एक बहुत बड़ा हाथ है। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो टॉपिक्स लेंगे उस सामने आपको दिख रहा है। डब्ल्यूबीसी के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं डिटेल में, उसके मेन फीचर के साथ साथ स्पेशल फीचर्स देखेंगे हम लोग, फिर क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स, क्योंकि डब्ल्यूबीसी में 5 मेन टाइप्स है तो उसको किस तरह क्लासीफाई किया जाता है, बेसिस क्या है वो देखेंगे और फिर मेन फंक्शन और डब्ल्यूबीसी के जो फंक्शंस है वो भी सेल जो है उससे रिलेटेड हैं। फिर ब्लड प्लेटलेट्स छोटे छोटे पीसेस जो ब्लड सेल्स है, स्पेशल ब्लड सेल्स जिसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या है। उसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। थ्रोम्बस का मतलब होता है आपका ब्लड क्लॉट, क्योंकि प्लेटलेट्स जो है ब्लड क्लॉटिंग का सबसे पहला एक वर्ड मोरा है। देन मेन फीचर्स, स्पेशल फीचर्स, साथ में मेन फंक्शंस। फिर लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, क्योंकि सम ऑफ यू और मैनी ऑफ यू ने डिमांड किया है कि हमें नोट्स भी चाहिए। तो दोस्तों आपको मैं पहले बता दूं कि मेरा हर स्लाइड जो है एक नोट की तरह है। तो जो भी हेडिंग ऑन टॉप आपको स्लाइड के ऊपर दिखता है उसका कॉरस्पॉन्डिंग नोट आप टेक डाउन कर सकते हो इन द शॉर्ट मैनर, क्योंकि इफ एनी क्वेश्चन इज आस्क्ड इट विल बी बेस्ड ऑन द पॉइंट्स विच इज बीन पुट ऑन द स्लाइड। तो स्लाइड में जितने भी पॉइंट्स हैं जो भी है वो हर एक आपसे पूछा जा सकता है इन द एग्जामिनेशन। और साथ में आपको लास्ट में एक थोड़ा सा नीट लेवल का एक टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं, थोड़ा सा डिटेल में बेसिक क्लियर करना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में उसकी बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी हमें। सो आखिर तक वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर बीच में कोई प्रॉब्लम हो तो पॉज ले लीजिए, लेकिन वापस आइए। चलिए, तो ब्लड कॉर्पसेल्स या ब्लड सेल्स 3 मेन टाइप्स है जिसको हीमोसाइट्स भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, बायोलॉजी इज अमेजिंग साइंस और साइंस के बहुत सारे साइंटिफिक वर्ड्स आपको नए लगेंगे, थोड़े से डेंजरस और डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप इन शब्दों के मूल में जाएंगे, बेसिक में जाएंगे तो आपको लगेगा अरे क्या बात है, ये तो एकदम सिंपल है। तो हीमोसाइट में हीमो मतलब ब्लड और साइट का मतलब होता है सेल। तो बेसिक मीनिंग ऑफ हीमोसाइट इज सेम, ब्लड सेल्स। तो 3 टाइप जो हमने क्लासिफाई किया है लास्ट टाइम, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं, आज डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट की बारी है। तो ये ड्राइंग मैंने खुद तैयार किया है। तो देखिए, अगर अभी आपको ड्राइंग भी करना है इन सब सेल्स का तो यही पेज जो है आपके सामने जो स्लाइड दिख रहा है इसको सामने रखिए और सेम प्रोपोर्शन में, क्योंकि आरबीसी अगर इतने साइज का है तो प्लेटलेट होंगे इतने छोटे। सो ओवल शेप के, इरेगुलर शेप के आपको दिखेंगे प्लेटलेट्स, प्यारे प्यारे फ्रेगमेंट्स। लेकिन एक मुहावरा है, छोटे लेकिन बात बड़े। देन डब्ल्यूबीसी 2 टाइप्स के होते हैं, तो ग्रैन्यूल्स वाले जिनमें ग्रैन्यूल्स होता है ग्रैन्यूलोसाइट्स, एंड बिना ग्रैन्यूल्स वाले अग्रैन्यूलोसाइट्स। तो ये क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे डब्ल्यूबीसी के, क्योंकि यही उनके टाइप्स को डिफाइन करता है। ग्रैन्यूलोसाइट्स के 3 टाइप है, न्यूट्रोफिल, फिर इओसिनोफिल
और बेसोफिल। देखिए दोस्तों कि ये ड्राइंग इसी टाइप का आपका ड्राइंग, सिंपल ड्राइंग करना है, बहुत आसान है। न्यूट्रोफिल के अंदर ग्रैन्यूल्स आपको दिख रहे हैं एकदम छोटे, यूसिनोफिल में थोड़े से बड़े और बेसोफिल में सबसे बड़े ग्रैन्यूल्स आपको दिख रहे हैं। और ये प्रोपोर्शन है, जिस प्रोपोर्शन में आपको ये सेल्स दिख रहे हैं उसी प्रोपोर्शन में आपको ड्रॉ करना है। तो आरबीसी से वो बड़े हैं और ग्रैनुलोसाइट्स में आपको मिलेगा सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी जो दिख रहा है आपको मोनोसाइट, और सबसे छोटा डब्ल्यूबीसी जिसको कहते हैं लिम्फोसाइट। तो भी दो टाइप है, टी सेल और बी सेल। टीबी, तो टीबी याद रखना, तो टीबी ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, तो दे आर द टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग इन सब सेल्स आरबीसी के बारे में पढ़ चुके हैं, डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए। चलिए, तो सबसे पहले ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसी के बारे में हम लोग एक ऐसी बेसिक स्टडी करते हैं। तो उनके मेन फीचर्स क्या है, तो डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, दे आर 5 मेन टाइप्स, 5 मेन टाइप्स के हैं। और वाइट ब्लड सेल क्यों कहते हैं, एक्चुअली द नेम गिवन टू द डब्ल्यूबीसी इज एक्चुअली रॉन्ग, वो वाइट नहीं है, सो दे आर एक्चुअली कलरलेस ब्लड सेल्स। तो कलरलेस भले हैं, फिर नाम वाइट क्यों दिया जाता है, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने झाग, जब आप नहाते हैं धोते हैं, कुछ कैंसी साबुन लगाते हैं तो फिर झाग पैदा होता है, ब्रश करते हैं तो झाग पैदा होता है। तो झाग दैट इज फोम, अगर आपको मालूम होगा, वो एक्चुअली छोटे छोटे बबल्स का बनता है। और बबल, अगर सिंगल बबल आप देखोगे, सिंगल बबल आप देखोगे तो नेचुरली वो कलरलेस रहता है, इजंट इट। सो एक सिंगल अगर बबल लेंगे तो आप कलर्स दिखेगा, लेकिन जब बबल्स जमा होते हैं तो फिर वो वाइट कलर के ही दिखेंगे। तो ऐसा ही होता है कि जब इन्फेक्शन होता है टिश्यूज़ में या बॉडी के किसी पार्ट में, तो वहाँ पे डब्ल्यूबीसी जमा हो जाते हैं। जब डब्ल्यूबीसी कहीं पे जमा होते हैं तो वो वाइट दिखते हैं, तो इसके लिए उसकी वजह से उनका नाम वाइट ब्लड सेल पड़ गया। और अगर आरबीसी से कंपेयर करेंगे तो डब्ल्यूबीसी के पास ये देखिए न्यूक्लियस होता है, आरबीसी के पास नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, आरबीसी के पास नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी के पास गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम होता है, आरबीसी के पास नहीं होता है। तो एग्जैक्टली आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कंपोजिशन में एकदम एग्जैक्टली अपोजिट है। और लाइसोसोम डब्ल्यूबीसी की मेन जान है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी को फाइट करना है, फाइट करने के लिए केमिकल्स, एंजाइम्स चाहिए, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो जर्म्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, बिकॉज मेनी ऑफ देम वो अमीबा की तरह के हैं, जर्म्स को खा लेते हैं, जिसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं। सो लाइसोसोम्स होने की वजह से वो जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं सेल के अंदर, डब्ल्यूबीसी के अंदर, वो गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम के कॉम्प्लेक्सेस रहते हैं, या उनमें कैंसी एंजाइम स्टोर किए जाते हैं। देन मोस्ट ऑफ देम दे शो अमीबॉइड मूवमेंट, जो अभी बताया अमीबा की तरह वो बिहेव करते हैं। और उनके शेप देखिए, 5 मेन शेप। तो ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये सबसे बड़ा है ये मोनोसाइट, ये सबसे छोटा प्यारा सा लिम्फोसाइट, ये बेसोफिल है, ये न्यूट्रोफिल है, और ये यूसिनोफिल। आप ध्यान से उनके न्यूक्लियस को देखिए, ये 2 लोब वाला न्यूक्लियस हेडफोन जैसा दिख रहा है, ये 3 लोब, 4 लोब, 5 लोब हो सकता है। एकदम देखिए किडनी जैसा न्यूक्लियस दिख रहा है, और यहाँ पे स्पेरिकल या ओवल शेप दिख रहा है, यहाँ पे इरेगुलर न्यूक्लियस दिख रहा है। तो हर डब्ल्यूबीसी अपने आप में यूनिक है, क्योंकि हर डब्ल्यूबीसी का एक मेन यू कैन सी व्हाट फंक्शन है इन द डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी, चाहे वो प्रोटेक्टिव है या यू कैन सी क्यूरेटिव है। तो दे शो पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसी फिनोमेना को पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फ का मतलब होता है शेप, तो डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस के हैं आपके, इसके लिए डब्ल्यूबीसी को पॉलीमॉर्फिक ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। देन अभी बेसिक उनके पैरामीटर्स देखते हैं कि ल्यूकोसाइट्स का काउंट जनरली 4000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब, यानी कि छोटी सी बूंद, ये जो सपोज दिस इज द, ये जो है ये छोटी सी ब्लड की बूंद है, तो इस बूंद में 4000 से लेके 8000 डब्ल्यूबीसी हो सकते हैं। बट स्टूडेंट एक बात मैं यहाँ पे आपको एक कैन सी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो है वो बताता हूँ। अगर आप एक कैन सी अलग अलग टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, चाहे आप सीबीएसई का पढ़े या एक कैन सी नीट लेवल के टेक्स्ट बुक पढ़े, तो आपको ये जो फिगर दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको मैंने आईसीएसई के बुक में जो एक कैन सी फिगर है वो लिखा है 4000 to 8000, लेकिन रेंज एक कैन सी जो स्टैंडर्ड है
वो अलग अलग हो सकता है। कुछ बुक्स में 5000 to 9000 दिया है, कुछ बुक्स में 6000 to 10000 दिया है, किसी किसी बुक्स में यू कैन सी 5000 से 12000 भी दिया है। तो ऑल दिस रेंजेस आर एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द रीजन, क्योंकि हर ह्यूमंस जो होते हैं रेसेस में, उनमें जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट या ब्लड के जितने भी कंपोनेंट हैं, उनके पैरामीटर्स में थोड़ा सा यू कैन सी आगे पीछे फ़र्क हो सकता है। ओके, तो घबराइए नहीं। तो अगर किसी बुक में या गूगल में भी आप चेक करोगे तो हो सकता है वहाँ पे फिगर डिफरेंट होगा, तो डिफरेंट हो सकता है। तो मैंने क्लैरिफाई पहले ही कर दिया, तो नहीं तो आप यू कैन सी घबरा जाओगे कि भाई हमें कौन सा फिगर लेना है। तो टेक्स्ट बुक आपके लिए, तो ICSE के लिए नेचुरली जो टेक्स्ट बुक आप उसमें जो फिगर है नेचुरली आपको वो लिखना है। अगर आप CBSE को हो तो CBSE के टेक्स्ट बुक में जो फिगर है वो आपको लिखना है। तो डिपेंडिंग अपॉन किस एग्ज़ाम को आप यू कैन सी दे रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको फिगर लिखना पड़ेगा। चलिए नाउ, तो काउंट इज़ 4000 to 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। फिर फॉर्म्ड इन बोन मैरो, ज़्यादा करके यू कैन सी WBC बोन मैरो में तैयार होते हैं। और ये जो लिम्फोसाइट है आपका प्यारा सा छोटा सा लिम्फोसाइट, ये लिम्फ ग्लैंड और स्प्लीन में तैयार होता है। देन एवरेज लाइफ स्पैन भी जनरली यू कैन सी, सिंस दे आर फाइटर्स सो दे आर वेरी एक्टिव सेल्स, इसके लिए उनका लाइफ जो है बहुत ही शॉर्ट रहता है, 1 to 2 weeks। लेकिन यस, देयर आर सम WBC जिनका लाइफ यू कैन सी हमारे लाइफ जितना रहता है, लाइफ लॉन्ग। तो उसमें है आपके लिम्फोसाइट बी सेल। अगर आपको मालूम होगा, बेसिक अगर आपको मालूम होगा, मेमोरी सेल कहते हैं, एक सेल होता है जिसको कहते हैं मेमोरी सेल। तो ये मेमोरी सेल आपके बॉडी में इन्फेक्शन से जनरेट होता है और फिर जिंदगी भर वो आपके बॉडी में उस जर्म का इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। तो दे आर लाइफ लॉन्ग सम ऑफ देम, बट जनरली 1 to 2 weeks तक यू कैन सी वो अपना काम करते हैं, उसके बाद में डीजनरेट हो जाते हैं। दैन दे आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट द इम्यून सिस्टम, जो अभी मैंने आपको बताया। चलिए अब देखते हैं द स्पेशल फीचर्स। तो ल्यूकोसाइट्स अवर डिफेंस फोर्सेस है। तो सारे WBC जो है लिम्फोसाइट को छोड़ के अमीबा जैसा मूवमेंट करते हैं। देन वेरी स्पेशल फीचर, तो ल्यूकोसाइट्स, जिन ल्यूकोसाइट्स की हम लोग बात कर रहे हैं वो ब्लड में जनरली रहते हैं। दैट नॉर्मली इन द ब्लड यू कैन सी सिस्टम, वो जनरली यू कैन सी ब्लड से बाहर नहीं जाते। लेकिन अगर कहीं पे टिश्यू डैमेज हुआ है या कहीं पे इन्फेक्शन हो गया टिश्यू में, तो एक सिग्नल जनरेट होता है स्टूडेंट्स। अगर डैमेज हो गया तो नेचुरली डैमेज के सिग्नल जैसे हिस्टामिन रिलीज होते हैं, इन्फ्लेमेशन कहते हैं उसको। और अगर यू कैन सी जर्म्स का अटैक हो गया तो भी टिश्यू डैमेज होता है, तो भी सिग्नल्स रिलीज करते हैं। जो टिश्यू एक्चुअली डैमेज होते हैं वो यू कैन सी बचाओ बचाओ की यू कैन सी वो आवाज़ करते हैं, और ये आवाज़ होता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स। और इस केमिकल को जैसे ही WBC सेंस करते हैं या जब इनके पास पहुंचता है, तो वो अपने यू कैन सी देशवासियों को बचाने के लिए वो ब्लड से टिश्यू में क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए उनके लिए पॉइंट है कैपिलरी वॉल। क्योंकि आर्टरी से वो बाहर नहीं निकल सकते हैं, वो थिक होता है, वेन से भी नहीं निकल सकते हैं। तो एक ही पॉइंट है जहां से वो ब्लड से टिश्यू में जाते हैं, दैट इज द कैपिलरी वॉल। तो देखो ये डायग्राम ध्यान से देखिए राइट साइड में। तो यहाँ पे आपको एक कैपिलरी दिख रहा है, दिस इज द कैपिलरी वॉल, जिसमें यू कैन सी कैपिलरी आपका, अगर आपको बेसिक मालूम है, कैपिलरी का वॉल एकदम थिन रहता है। ये सिंगल सेल है कैपिलरी के। तो ये WBC है जो सिग्नल नीचे से देखो आपको अगर दिख रहा है नीचे से, तो ब्लू कलर के पार्टिकल्स जो है वो रिलीज हुए हैं। इनको कीमोटैक्टिक फैक्टर्स कहते हैं, केमिकल अट्रैक्शन। तो जैसे केमिकल अट्रैक्शन, तो ये केमिकल अट्रैक्शन की वजह से ये जो हमारे WBC है वो देखिए वो स्क्वीज हो रहे हैं। जो दो सेल जो है आपका उसके बीच में गैप क्रिएट हो गया है, इस गैप से WBC उस इन्फेक्शन पॉइंट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और वहाँ पे जाके अल्टीमेटली युद्ध चालू हो जाता है। और फाइनली कैन सी जर्म्स जो है उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है और इंजरी में जो सेल्स मर गए हैं उनको वहाँ से क्लीन किया जाता है, ओके, ताकि नया टिश्यू फिर से तैयार हो सके। सो इस प्रोसेस को नाम दिया है जो आपके सामने दिख रहा है, डायपेडेसिस। तो डाई का मतलब होता है क्रॉस एंड पेडेसिस का मतलब होता है ओजिंग आउट या कमिंग आउट, ओके। तो पेडा अगर आपको मालूम है ना, पेडा स्यूडोपोडिया, पेडा मतलब यू कैन सी लेग लाइक स्ट्रक्चर या मूवमेंट,
ओके, एकदम सिंपल है, मैं आपको पहले ही बताया है कि बायोलॉजी के टर्म्स आप दिमाग में डाल दीजिए, टर्म्स, क्योंकि सिस, देखो सिस का मतलब होता है कंडीशन या एक प्रोसेस। ओके, पेडे मतलब मूवमेंट, ऊजिंग आउट, डाई मतलब अक्रॉस। तो अगर इंडिविजुअल यू कैन सी वर्ड को आपने पहचान लिया तो कोई भी नया बायोलॉजिकल वर्ड या साइंटिफिक वर्ड जो है उसका मीनिंग आपके दिमाग में इमीडिएटली जनरेट हो जाएगा, भाई इसको क्या कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि अगर WBC का नंबर नॉर्मल से कम या नॉर्मल से ज़्यादा हो गया तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं। तो नाम दिया गया है, WBC का नंबर 4000 से कम नहीं होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो सीवियर वैकेंसी वॉट बॉडी में वीकनेस आ जाएगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम WBC के नंबर पे डिपेंड करता है। और WBC का नंबर अगर 4000 से कम हो गया उस कंडीशन को कहते हैं ल्यूकोपीनिया। और कुछ बीमारियां ऐसे हैं जिसमें हमारे WBC जो है तेजी से डिस्ट्रॉय होते हैं या उनका नंबर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, जैसे HIV का इन्फेक्शन, एड्स। ओके, तो एड्स और HIV यू कैन सी दे आर टू डिफरेंट थिंग्स दोस्तों। ओके, एड्स HIV का टर्मिनल स्टेज रहता है, ये आपको यू कैन सी क्लियर आपके दिमाग में रखना पड़ेगा। देन TB और एक्सपोजर, TB मतलब ट्यूबरकुलोसिस, अगर किसी को हो गया तो उससे भी इम्यून सिस्टम जो है वीक हो जाता है बहुत। तो एक्सपोजर टू रेडिएशन, जैसे जो लोग एक्सरे यू कैन सी में काम करते हैं, ज़्यादा एक्सरे अगर एक्सपोज हो गया या शॉक अगर लगा तो उनके बॉडी में भी WBC जो है उनका नंबर हो जाता है कम, एंड दैट कैन बी डेंजरस, क्योंकि WBC इन्फेक्शन से हमारे बॉडी को प्राइमरीली बचाते हैं, फिर इन्फेक्शन होने का चांस क्या है, बढ़ जाएगा। देन अगर WBC का नंबर 15,000 या 20,000 से ज़्यादा हो गया तो उसे ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। तो जनरली इट इज़ कॉमन कि 15,000 तक WBC, यानी कि जो नंबर है आपका नॉर्मल 8,000 हमने वैकेंसी बताया था उससे डबल हो सकता है, लेकिन वो जनरली इन्फेक्शंस में होता है, प्रेगनेंसी में होता है, और स्मॉल वैकेंसी बेबीज अप टू 1 to 1.5 ईयर तक होता है, दैट इज़ नॉर्मल। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब है सीवियर इन्फेक्शन आपको हो गया। इसके लिए जब आपके बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो आपका ब्लड टेस्ट करते हैं कि नहीं, इसमें CBC कंप्लीट ब्लड काउंट किया जाता है। तो CBC जो कंप्लीट ब्लड काउंट चाहिए, तो आप नोट डाउन कीजिए, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट। अगर घर में किसी का रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट देखिए, वो चेक कीजिए, उस पर लिखा होगा CBC, जो सबसे इंपॉर्टेंट यू कैन सी वन ऑफ द टेस्ट है, जनरल टेस्ट ऑफ द ब्लड सेल्स। उसमें हर सेल के बारे में यू कैन सी व्हाट उसका मेजरमेंट लिया जा, मतलब उसका काउंट आपके सामने कैसे दिखाया जाता है, तो उससे डॉक्टर को समझता है कि बॉडी का डिफेंस सिस्टम कैसा है, RBC का नंबर कैसा है, हीमोग्लोबिन का अमाउंट कैसा है, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो WBC का नंबर कम होना और ज़्यादा होना दोनों अलग अलग कंडीशंस और एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन स्टेज या डिजीज़ कंडीशन को इंडिकेट करता है। देन WBC का कभी कभी नंबर 50,000 से भी ज़्यादा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मोर लाइकली इट इज़ द ब्लड कैंसर। WBC एबनॉर्मल WBC ब्लड में रिलीज हो जाता है और इसे ल्यूकेमिया कहते हैं। ल्यूकेमिया, एनी कंडीशन रिलेटेड टू ब्लड इज कॉल्ड मिया। ओके, तो ये आपके लिए एक थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। मिया मीन्स रिलेटेड टू ब्लड, ब्लड से रिलेटेड कोई कंडीशन है तो मिया वर्ड यूज़ करते हैं। ल्यूका मतलब WBC। तो WBC का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उसे ब्लड कैंसर कहते हैं। तो these are some of the you can see special features of leukocytes along with the conditions। अगर WBC कम हो गया है या ज़्यादा हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब WBC को हम लोग कैटेगराइज करेंगे या उसका क्लासीफाई करेंगे। तो WBC या ल्यूकोसाइट्स को जनरली दो कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड करते हैं और ये डिपेंड करता है कि WBC के साइटोप्लाज्म में आपको प्रोमिनेंट साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स दिखते हैं या नहीं। तो दिस ग्रैन्यूल्स जो दिखते हैं उनको भी पहचानने के लिए, स्पेसिफिकली पहचानने के लिए हमें फिर कलर यूज़ करना पड़ता है, जिसको स्टेनिंग कहते हैं, जिसके बारे में लास्ट वैकेंसी वीडियो में आपको मैंने बताया था। ओके, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा और उसको वैकेंसी इलेबोरेट करेंगे। तो उसके हिसाब से दो मेन कैटेगरीज हैं। तो पहला है ग्रैनुलोसाइट्स और दूसरा है अग्रैनुलोसाइट्स। जो ग्रैनुलोसाइट्स है वो पूरे WBC का 72% मतलब मेजर पोर्शन है और अग्रैनुलोसाइट्स में है 28%, यानी कि ज़्यादा सेल्स हैं ग्रैन्यूल्स वाले एंड लेसर नंबर में है अग्रैनुलोसाइट्स।
तो अभी डिस्टिंग्विश देखते हैं। देखिए ग्रैनुलोसाइट्स और अग्रैनुलोसाइट्स पे अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि भाई इन दोनों का डिफरेंस बताइए, को कंपेयर कीजिए, तो वेरी सिंपल कॉमन सेंस, ग्रैनुलोसाइट्स जो है दे आर विद ग्रैन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म, अग्रैनुलोसाइट्स में नहीं होगा। फिर ग्रैनुलोसाइट्स में देखो न्यूक्लियस जो है उसमें लोब्स होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कनेक्टेड बाय क्रोमैटिन थ्रेड, जिसको कहते हैं इस्थमस। तो मैं आपको जब डायग्राम अगर अभी आएगा पिक्चर, तो इसमें मैं आपको पॉइंट करके दिखाऊंगा कि न्यूक्लियस जो है किस तरह लोब्ड होते हैं और उसका इंटरकनेक्शन कैसा रहता है। अगर अग्रैनुलोसाइट की बात करेंगे तो उसके नाम में मीनिंग छुपा हुआ है। अ मतलब विदाउट ग्रैन्यूल्स, इन साइटोप्लाज्म में आपको ग्रैन्यूल्स नहीं दिखेंगे, बट यस वन थिंग यू कैन सी, मैं आपको बताना चाहूँगा जो नेचुरली आपको यू कैन सी नीट लेवल तक पूछ सकते हैं। अग्रैनुलोसाइट्स में भी ग्रैन्यूल्स होते हैं बट दे आर नॉट प्रोमिनेंट स्टूडेंट। तो देखिए क्लासिफिकेशन जो है इट इज़ बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ, जो ऊपर देखिए ध्यान से दीजिए, यहाँ पे हमने क्या है क्लासिफिकेशन, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ प्रोमिनेंट साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स, प्रोमिनेंट, ओके, यानी कि ये इजीली दिखते हैं। सो ग्रैनुलोसाइट्स में आपको प्रोमिनेंट ग्रैन्यूल्स दिखेंगे, लेकिन अग्रैनुलोसाइट्स में आपको नहीं दिखेंगे। ग्रैन्यूल्स होते हैं लेकिन दे आर वेरी वेरी फाइन, जो आपको नॉर्मल कैंसी स्टेनिंग प्रोसेस में नहीं दिखेगा, क्योंकि ग्रैन्यूल्स के अंदर ही एक्चुअली डब्ल्यूबीसी को केमिकल्स प्रोड्यूस करना है जिससे वो जर्म्स को मार सके, टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई कर सके, उनको न्यूट्रलाइज कर सके। तो ग्रैन्यूल्स सब में होते हैं। फिर न्यूक्लियस अग्रैनुलोसाइट्स का वापस जाते हैं एक ऐसे डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट में। तो ग्रैन्यूल्स आपको नहीं दिखते प्रोमिनेंट, लेकिन न्यूक्लियस जो है वो भी बिना लोब का होता है। देखो यहाँ पे लोब्स है, न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू यू कैन सी पार्ट्स, लेकिन यहाँ पे लोब्स नहीं होगा, सिंगल न्यूक्लियस रहता है एंड दे आर लार्ज इन साइज। तो न्यूक्लियस का साइज एज कंपेरेटिवली विल बी लार्जर। तो डायग्राम जब हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको डायग्राम दिखाऊंगा मैं, उसमें चीज़ें ज़्यादा क्लियरली समझेंगे आपको। चलिए अभी ग्रैनुलोसाइट्स का मेन फंक्शन देखते हैं। तो उनका मेन काम है जर्म्स को खा जाना, जस्ट लाइक अमीबा उसको इनगल्फ। इसी प्रोसेस को हम लोगों ने नाम दिया है फैगोसाइटोसिस, यानी कि सेल ईटिंग, और साथ में पैथोजेंस को भी वो डिस्ट्रॉय करते हैं। डिटॉक्सिफाई, जो मैंने बोला, अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस, टॉक्सिन, टॉक्सिन मतलब पॉइजन, जो बॉडी के मेटाबॉलिक रिएक्शंस को डिस्टर्ब कर देता है और एक ऐसी इंटरफेयर करता है जिससे इंपॉर्टेंट वाइटल फंक्शन रुक जाते हैं, तो उसको टॉक्सिन्स कहते हैं। और साथ में हिपैरिन जो ब्लड को पतला रखता है, एंटी कोएगुलेंट है वो। और हिस्टामिन जो टिश्यू डैमेज या इन्फ्लेमेशन का सिग्नल मॉलिक्यूल है, ये ग्रैनुलोसाइट्स तैयार करते हैं। अलग अभी कौन सा ग्रैनुलोसाइट में से कौन सा काम करता है हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये जनरल यू कैन सी व्हाट आपके लिए पॉइंट्स है। तो अग्रैनुलोसाइट्स जो स्कैवेंजर का काम करता है, उसमें जो मोनोसाइट है वो स्कैवेंजर का, स्कैवेंजर किसको कहते हैं, जो वेस्ट यू कैन सी मटेरियल्स को क्या है साफ कर देता है। तो बॉडी के अंदर कंटेनर्स में इंजरी होती रहती है, टिश्यू डैमेज होता रहता है, या हर सेल का जिंदगी कभी न कभी एंड हो जाता है। तो डेड सेल्स या डैमेज सेल्स को शरीर से यू कैन सी व्हाट उस पॉइंट से आपको निकाल देना है, साफ करना है, ताकि उस जगह पे नए सेल्स तैयार हो। तो इन सेल्स को साफ करने का काम, क्योंकि डेड सेल्स को कुछ सेल दूसरे सेल्स क्या है जो मोनोसाइट है वो डाइजेस्ट कर लेता है, उसके मटेरियल को रिसाइकल किया जाता है। तो इस तरह कैन सी क्लीनिंग भी हो जाती है और रिसाइकलिंग भी हो जाती है। तो दे आर स्कैवेंजर्स सम ऑफ देम। देन दे फैगोसाइट डेड एंड वर्न आउट सेल, जो अभी बताया। साथ में जर्म्स को भी, जो डेड जर्म्स है उसको भी क्लीन किया जाता है। और साथ में एंटीबॉडीज जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम में मेन हथियार है, ब्रह्म अस्त्र बोल सकते हैं। तो अगर यू कैन सी फाइनल हथियार आपको मालूम होगा, एंशिएंट टाइम में ब्रह्मास्त्र यूज किया जाता था। तो एंटीबॉडीज जस्ट लाइक यू कैन सी ब्रह्मास्त्र, जो किसी भी जर्म को यू कैन सी मार देता है। अगर आपको मालूम है कोरोना के इस टाइम में जिस पर्सन को कोरोना का यू कैन सी इन्फेक्शन हो गया, तो उसके बॉडी में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार होते हैं। और फिर हम लोग देखो प्लाज्मा थेरेपी, आपको मालूम होगा, सुन रहे होंगे आप लोग, तो प्लाज्मा जो होता है उसमें ये एंटीबॉडीज आ जाते हैं। तो प्लाज्मा दान करने का अभी एक वैकेंसी व्हाट चल रहा है कि जो लोग कोरोना से रिकवर हो गए तो उनके प्लाज्मा लेके नेचुरली हम लोग दूसरे पेशेंट्स को देते हैं, क्योंकि
कोरोना से जो ठीक हो गए उनके बॉडी में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार हो गए। इस एंटीबॉडी को हम लोग दूसरे पेशेंट, क्रिटिकल पेशेंट्स को, क्रिटिकल जो थोड़े से यू कैन से सीरियस है, उनको ठीक करने में यूज़ करते हैं, तो उसी को प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। और एक और मेन डिफरेंस, ग्रैनुलोसाइट्स जब वो रेडी हो जाते हैं ब्लड में, जब उनको रिलीज किया जाता है उसके बाद में वो डिवाइड नहीं हो पाते, लेकिन अग्रैनुलोसाइट्स जो है दे कैन डिवाइड, दे कैन मॉडिफाई, यू कैन सी इनटू अदर सेल। तो ये मेन डिफरेंस है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, ये जो आपको दिख रहा है ये स्लाइड, दिस इज द आंसर ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द ल्यूकोसाइट्स। तो ये पॉइंट्स भी है, आपको एनालॉगी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी डिफरेंस पूछ सकते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया कि मेरा स्लाइड जो है एकदम परफेक्ट जो है नोट्स के हिसाब से तैयार हुआ है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट से भी सेव कर सकते हो या नोट डाउन कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी ग्रैनुलोसाइट्स को अभी डिटेल में देखेंगे। तो ग्रैनुलोसाइट्स जो है उनको हम लोग फिर से क्लासीफाई करते हैं। तो ग्रैनुलोसाइट्स वो सेल होते हैं जिनके पास ग्रैन्यूल्स, प्रोमिनेंट ग्रैन्यूल्स होते हैं। तो इन्हीं ग्रैन्यूल्स का यू कैन सी व्हाट नेचर कैसा है, वो कौन सा कलर एब्जॉर्ब करते हैं, स्टेनिंग ऑफ ग्रैन्यूल्स और शेप ऑफ न्यूक्लियस। तो इन तीन चीज़ों से, जैसे ग्रैन्यूल्स का नेचर कैसा है, शेप कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ग्रैन्यूल्स ने कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया है, दैट इज कॉल्ड स्टेनिंग, उसके हिसाब से, और शेप कैसा है। जैसे इसमें पहला है न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल को हेटेरोफिल भी कहते हैं, विच इज अबाउट 62 to 65%। नाउ तो हेट्रोफिल, इसके लिए न्यूट्रोफिल क्यों कहते हैं, हेट्रोफिल क्यों कहते हैं, न्यूट्रोफिल इसको लिए कहते हैं क्योंकि वो किसी भी प्रकार का कोई भी कलर अगर आप डालोगे, कोई भी कलर, ब्लू कलर डालोगे, रेड कलर डालोगे, तो वो किसी भी कलर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ग्रैनुल्स जो है वो न्यूट्रल नेचर के होते हैं, तो वो कोई भी टाइप का स्टेन, चाहे वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड दे आर कॉल्ड हेटेरोफिल। हेटेरो मतलब डिफरेंट टाइप्स, क्योंकि देखिए उनके न्यूक्लियस में या तो 3 लोब होगा या तो 4 लोब होगा, यू कैन सी, तो अलग अलग लोब हो सकता है। और स्पेशल यहाँ पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको मैं पॉइंट कर रहा हूँ इधर, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो आपको इस सेल में दिख रहा है, ये बार बॉडी कहलाता है। तो बार बॉडी क्या है मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, जो मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश करता है। तो अगर कोई ब्लड फॉरेंसिक यू कैन सी लैब में भेजा गया, कहीं पे अगर कोई यू कैन सी क्राइम हुआ है, वहाँ पे ब्लड सैंपल अगर मिला है तो वो ब्लड मेल का है या फीमेल का है, तो उसके लिए ये बार बॉडी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर से मैं आपको पॉइंट करके दिखाता हूँ, ये रॉड जैसा जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक लोब में रॉड जैसा स्ट्रक्चर, ये बार बॉडी है। तो वेरी कैन सी यूनिक। नाउ तो हेट्रोफिल इसके लिए कहते हैं क्योंकि न्यूक्लियस में अलग अलग फॉर्म्स है, इसके लिए इसको PMNL भी कहते हैं, जो हम लोग बाद में देखेंगे। फिर इओसिनोफिल, देखो लाल कलर आपको दिख रहा है, इओसिन एक्चुअली एक स्टेन का नाम है जो लाल कलर का होता है, और वो एसिडिक यू कैन सी स्टेन है। तो एसिडोफिल जो है इसके लिए कहते हैं इसको क्योंकि ये एसिडिक कलर एब्जॉर्ब करता है, इओसिन कलर एब्जॉर्ब करता है, और एसिडिक स्टेन का कलर है रेडिश ऑरेंज या रेड। ओके, जो 2 to 3%, तो पूरे WBC का वो 2 to 3% है, मतलब बहुत ही कम है। और तीसरा जो सेल है एकदम अपोजिट, इओसिनोफिल का एकदम अपोजिट, बेसोफिल। बेसिक, एकदम सिंपल, और उसको साइनोफिल भी कहते हैं। साइनो का मतलब होता है ब्लू। तो ये टेक्निकल टर्म्स आपके दिमाग में होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, साइन आपको मैम है, साइनो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया ऐसा भी बोलते हैं उनको। तो साइनो मीन्स ब्लूइश, फिल मतलब लविंग। तो वो बेसिक कलर्स एब्जॉर्ब करते हैं, और बेसिक कलर जो है वो जनरली होता है मिथिलीन ब्लू। एसिडिक कलर जो है वो है इओसिन, स्टैंडर्ड जो कलर है वो है इओसिन, बेसिक कलर है मिथिलीन ब्लू। अगर आपको अभी मैं पॉज थोड़ा सा आपको एक थोड़ा सा अलग देते हैं, एक सेल को, एक नॉर्मल सेल को जब आप कलर डालते हो, 2 कलर डालते हैं उसमें, एसिडिक और बेसिक। तो एसिडिक कलर जो होता है वो रेड होता है, बेसिक कलर जनरली ब्लू होता है। जब आप जनरली एक टिपिकल सेल में डालोगे तो न्यूक्लियस ब्लू हो जाएगा और साइटोप्लाज्म पिंकिश हो जाएगा। तो उसका कारण क्या है, न्यूक्लियस में क्या होता है दोस्तों, DNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लियस इज एसिडिक, ओवरऑल न्यूक्लियस एसिडिक है। तो एक एसिडिक सब्सटेंस किसको एब्जॉर्ब करेगा, बेसिक सब्सटेंसेस को या बेसिक स्टेन को, और बेसिक स्टेन है आपका मिथिलीन ब्लू।
तो न्यूक्लियस मिथिलीन ब्लू को एब्जॉर्ब करता है, इसके लिए न्यूक्लियस जो है वो ब्लू दिखता है। साइटोप्लाज्म जनरली जो है वो बेसिक होता है, तो साइटोप्लाज्म क्या एब्जॉर्ब करेगा, रेड कलर। तो डिपेंडिंग अपॉन कितना ज़्यादा वो बेसिक है, ज़्यादा बेसिक है तो ज़्यादा एसिड एब्जॉर्ब करेगा, तो उसके हिसाब से शेड में फ़र्क पड़ता है। तो जनरली दिस इज़ जनरली नॉट एप्लीकेबल टू ऑल द सेल, हर सेल में ऐसा होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर सेल के किस सारे कंपोनेंट ब्लूइश है सॉरी एसिडिक है तो वो पूरा ब्लू दिखेगा। ओके ऐसा है। नाउ फिर अभी बेसिक अभी फंक्शन देखते हैं तीनों का। न्यूट्रोफिल दे आर द मेन सोल्जर ऑफ द बॉडी, दे आर ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो पुलिसमैन, एंड उनका मेन काम है जर्म्स आ गया किसी भी फॉर्म में तो उसको आमने सामने की लड़ाई करते हैं वो, और जर्म्स को इनगल्फ करके डाइजेस्ट कर देते हैं। और अगर इन्फेक्शन हो गया तो सबसे मतलब रिसेंट इन्फेक्शन हुआ तो इनका नंबर बहुत बढ़ जाता है। देन इनको सेंस द न्यूक्लियस में शेप में फ़र्क है, लोब्स में कैंसी नंबर में फ़र्क है, तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड PMNL, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। फिर इओसिनोफिल जो है वो एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपको कहीं पे इन्फ्लेमेशन हो गया तो वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं, पॉइजन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। अगर आपके बॉडी में पैरासाइट वर्म्स का अटैक हुआ है, मलेरिया कैंसी का अटैक हुआ है, कोई भी पैरासाइट आपके बॉडी में आएगा तो इओसिनोफिल का नंबर बढ़ जाता है, क्योंकि इनके ग्रैन्यूल्स पैरासाइट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और बेसोफिल सीवियर यू कैन सी व्हाट एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, साथ में वो प्रोड्यूस करते हैं हिस्टामिन, जो सिग्नल मॉलिक्यूल होता है फॉर द टिश्यू डैमेज, ताकि WBC वहाँ पे आके डैमेज को कंट्रोल करे। सेरोटोनिन, जिससे अपना ब्लड जो वेसल होता है उनका कंस्ट्रक्शन होता है, ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। और हिपैरिन का काम है कि ब्लड को पतला रखना, कंटिन्यूसली जो है हिपैरिन तैयार होता रहता है। लेकिन हिस्टामिन और सेरोटोनिन ओनली ड्यूरिंग इंजरी बेसोफिल रिलीज करते हैं। और उसका नंबर देखिए, ऊपर नंबर दिख रहा है 0.4 to 1%, यानी कि वेरी लेस, सबसे कम। तो बेसोफिल का नंबर सबसे कम और न्यूट्रोफिल का नंबर सबसे ज़्यादा, और इओसिनोफिल जो है दे आर ऑल्सो वेरी लेस। चलिए अभी डायग्राम देख लेते हैं। तो न्यूट्रोफिल को इसके लिए न्यूट्रोफिल कहते हैं बिकॉज दे आर स्टेन्ड बाय न्यूट्रल स्टेन, ओके, और दे कैन गेट स्टेन्ड बाय एनी कलर, एसिडिक बेसिक कोई भी कलर। न्यूट्रल सब्सटेंस जो है किसी भी कंपाउंड के साथ बाइंड हो सकता है। जैसे एग्जांपल है, तो लेफ्ट साइड का जो पिक्चर आपको दिख रहा है वो है एक्चुअल यू कैन सी स्मीयर का, ब्लड स्मीयर का पिक्चर। तो साइज इज 10 to 12 माइक्रोमीटर। और राइट साइड में जो आपको दिख रहा है दिस इज द ड्राइंग, यही डायग्राम परफेक्ट, ये ड्राइंग हम आप बना सकते हो। तो उसमें देखिए न्यूक्लियस जो है वो मल्टी लोब्ड है, और ग्रैन्यूल्स जो है वो फाइन पर्पलिश ग्रैन्यूल्स आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स पर्पल कलर के दिख रहे हैं आपको। ओके, तो जब आप एक्चुअली कलर तो आप एग्जाम में यूज़ नहीं कर सकते हो, लेकिन जब आप पेंसिल यूज़ करोगे तो ग्रैन्यूल का साइज़ आपको सबसे छोटा दिखाना है। देन जो मैंने आपको बात बताया था, इस लोब में आपको, ये जो लोब है इसके ऊपर आपको रॉड जैसा दिख रहा है, दिस इज द रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। दिस इज द एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। फीमेल XX रिप्रेजेंट होती है और मेल होता है XY। तो फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम जो है एक्टिव होता है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम को पैक करके रखते हैं। तो ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है वो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है। तो फीमेल में ये रॉड दिखता है न्यूट्रोफिल में, लेकिन मेल में नहीं दिखता है। तो इस स्ट्रक्चर को बार नाम के साइंटिस्ट ने कैंसी वर्ड ऑब्जर्व किया था, इसके लिए इसका नाम पड़ गया बार बॉडी। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट कैंसी वर्ड कंसेप्ट है। तो बार बॉडी हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन वेदर द ब्लड बिलोंग्स टू ए मेल और फीमेल, फॉरेंसिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। देन एसिडोफिल जो है वो एसिडिक स्टेन एब्जॉर्ब करते हैं, रेड स्टेन एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये उसका शेप है, तो स्लाइटली बिगर देन द यू कैन सी न्यूट्रोफिल, आइदर ऑफ द सेम शेप साइज और डिफरेंट 10 to 15। तो आपको ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं, देखिए थोड़े से बड़े हैं, एंड दे आर बाइलोब्ड, हेडफोन की तरह दिख रहा है आपको, हेडफोन डंबल बोल सकते हैं। तो न्यूक्लियस के 2 लोब होते हैं, और दोनों लोब को जोड़ने वाला जो कनेक्शन है इसी को इस्थमस कहते हैं, दिस इज इस्थमस। तो यहाँ पे देखो ये एक इस्थमस है, ये दूसरा इस्थमस है, ये तीसरा है,
और यहाँ पे एक चौथा है। तो जितने लोब्स होंगे उतने इस्थमस कहलाते हैं। एंड ग्रैन्यूल्स आर रेडिश ऑरेंज कोर्स ग्रैन्यूल्स। आपको मालूम है छोटी पत्ती बड़ी पत्ती मालूम है आपको। ताज़ा का एडवर्टाइज आता है, किसका एडवर्टाइज है भाई लोग, याद आ रहा है आपको? चाय पत्ती का, छोटे दाने बड़े दाने। तो आपके यू कैन सी जो न्यूट्रोफिल है उसके दाने एकदम बारीक रहते हैं, लेकिन इयोसिनोफिल का दाने होते हैं बड़े। और बेसोफिल इसके लिए बेसोफिल कहलाता है क्योंकि वो बेसिक स्टेन से उसके ग्रैन्यूल स्टेन हो जाते हैं, ब्लू कलर से स्टेन हो जाते हैं। तो दिस इज द पिक्चर। उनका साइज इन दोनों से इयोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल से छोटा है, 8 to 10 माइक्रोमीटर, और ग्रैन्यूल्स भी ज़्यादा बड़े। और न्यूक्लियस जो है उसमें लोब्स होते हैं लेकिन वो इरेगुलर तरीके से जुड़े होते हैं, ट्विस्टेड न्यूक्लियस, इरेगुलर न्यूक्लियस। देन ग्रैन्यूल्स आर लार्ज एंड दे आर ब्लूइश। तो आप देखिए इन तीनों यू कैन सी व्हाट जो सेल्स आपको दिख रहे हैं, दे कैन बी आइडेंटिफाई विद देयर साइज। तो साइज से थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन न्यूक्लियस जो है दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। साथ में ग्रैन्यूल्स का कलर और साइज में भी डिफरेंस है। तो इन तीनों फैक्टर से हम लोग न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो कंपैरिजन, तो ये है आपके लिए कंपैरिजन चार्ट, जो मैंने बोला आपके लिए नोट्स है। तो इसको आप यू कैन सी व्हाट रेफर कीजिए। तो सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो गया है। इवन कौन मैंने डिस्टिंग्विश में अगर आपको बोला है न्यूट्रोफिल, तो पहला कॉलम लिख रही है विद द पॉइंट, पॉइंट का हेडिंग डालिए। ओके, तो पॉइंट का हेडिंग डाल दीजिए और कॉरस्पॉन्डिंग यू कैन सी व्हाट आपको न्यूट्रोफिल का पॉइंट्स आ जाएगा। ओके, सो ऑल दिस यू कैन सी पॉइंट्स यू कैन गो थ्रू। अगर इस पॉइंट में से कोई भी पॉइंट आपको यू कैन सी डिफिकल्ट लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। आई विल एक्चुअली एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो, या स्पेशल वीडियो मैं तैयार करके इन सारे डाउट जो आपके हैं उसको मैं क्लियर ज़रूर करूँगा। ये मेरा यू कैन सी जवान है। तो इसमें एक पॉइंट मैं खाली लूँगा जो अभी तक यू कैन सी हमने टच नहीं किया था, प्रिकर्सर। प्रीकर्सर यहाँ पे है प्रिकर्सर। तो प्रिकर्सर न्यूट्रोफिल को तैयार करने वाले जो सेल है वो है माइलोब्लास्ट। तो स्टेम सेल से जो माइलोब्लास्ट बनता है उससे न्यूट्रोफिल बनता है। बेसोफिल का है इयोसिनोफिल का मायोब्लास्ट, और बेसोफिल का है बेसोफिलिक मायोब्लास्ट। क्योंकि ये तीनों सेल जो है बोन मैरो के टिश्यू से बनते हैं जिसको मायोलोब्लास्ट कहते हैं। ओके, चलिए अभी दूसरे एकेंसी टाइप की बारी है, अग्रैन्युलोसाइट्स, मतलब बिना ग्रैन्यूल वाला ल्यूकोसाइट। तो उसके भी दो टाइप्स हैं। इस टाइप्स को इजीली हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं सेल का साइज और शेप ऑफ न्यूक्लियस के बेसिस पे। पहला है मोनोसाइट, दूसरा है लिम्फोसाइट। तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ये दो अपोजिट यू कैन सी व्हाट एंड पे है। मोनोसाइट सबसे बड़ा WBC है लेकिन उसका नंबर कम है, 3 to 5%। और देखिए ये सेल आपको दिख रहा है, तो दे आर यू कैन सी व्हाट स्कैवेंजर्स ऑफ द डेड सेल्स एंड जर्म्स, जो पहले मैंने बताया आपको। और साथ में टिश्यू में जाते हैं जब, तो वो मैक्रोफाज में चेंज हो जाते हैं। मैक्रो मतलब उनका साइज बढ़ जाता है, वो अमीबा की तरह यू कैन सी व्हाट बिहेव करने लगते हैं। एंड दे मूव वेरी फास्ट एंड ईट अवे एनीथिंग, एनी डेड मटेरियल, जर्म्स जो उनके सामने। और यू कैन सी इम्यून सिस्टम को वो एक्टिवेट भी कर देते हैं, क्योंकि जर्म्स को प्रोसेस करके उसके इंफॉर्मेशन को पूरे इम्यून सिस्टम में वो ट्रांसमिट करते हैं। देन सबसे छोटा WBC इज द लिम्फोसाइट, लेकिन उनका नंबर न्यूट्रोफिल से ज़्यादा है। तो उनका प्रोपोर्शन WBC में सेकंड नंबर पे आएगा, 25 to 30%। तो छोटे छोटे यू कैन सी सेल्स, और उसमें न्यूक्लियस जो है कॉम्पैक्ट है, बड़ा सा न्यूक्लियस आपको दिखेगा सेल के कंपैरिजन में। और उनके दो टाइप्स हैं। तो टी सेल जो आपको दिख रहा है जिसका न्यूक्लियस एकदम स्पेरिकल होता है, इसका काम है जर्म्स को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है बहुत ही यूनिक तरीके से फंक्शन करता है। जैसे ही कोई जर्म हमारे बॉडी में आता है तो उसको पहले आइडेंटिफाई करता है। तो जर्म को आइडेंटिफाई करना मतलब उसके एंटीजेंस को आइडेंटिफाई करना। ये बात अभी आप दिमाग में रखिए, क्योंकि हम लोग एट द एंड ऑफ द यू कैन सी चैप्टर इसको थोड़ा सा यू कैन सी रिव्यू लेंगे। तो टी सेल्स जो है जर्म्स को आइडेंटिफाई करता है और पूरे इम्यून सिस्टम को जर्म के इंफॉर्मेशन के बारे में बता देता है, और फिर उस जर्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए इम्यून सिस्टम तैयार करता है आखिरी हथियार कॉल्ड एंटीबॉडीज,
जिसको बी सेल तैयार करता है। तो बी सेल का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है टी सेल से, और उसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा सा छोटा होता है। तो ये मेन डिफरेंस है। तो डायग्राम देखते हैं। लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी जो 12 से 18 माइक्रोमीटर का होगा, और न्यूक्लियस किडनी शेप। और सबसे छोटा यू कैन सी डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट 8 to 9 माइक्रोमीटर। उसमें दो टाइप है, टी सेल एंड द बी सेल। उसका डिफरेंस अब ये मैंने आपको बताया। तो ये ड्राइंग आप आराम से बना सकते हैं स्टूडेंट्स। तो न्यूक्लियस जो है या तो ओवल असेंट्रिक, मतलब नॉट इन सेंटर, देखिए सेंटर में नहीं है यू कैन सी, या स्पेरिकल न्यूक्लियस हो सकता है असेंट्रिक। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है, ग्रैन्यूल्स आपको प्रोमिनेंट ग्रैन्यूल्स जो है वो साइटोप्लाज्म में नहीं दिख रहे हैं। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड अग्रैन्युलोसाइट्स। तो मोनोसाइट द लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी एंड लिम्फोसाइट द स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी। चलिए, तो जिस तरह मैंने आपको ग्रैन्युलोसाइट्स का कंपैरिजन चार्ट दिया, तो दिस इज द कंपैरिजन चार्ट ऑफ मोनोसाइट। और इसमें सेम प्रिकर्सर जो है वो मोनोब्लास्ट है, मोनोसाइट का मोनोब्लास्ट, और लिम्फोसाइट का है लिम्फोब्लास्ट। तो ये फर्क है। तो ये पॉइंट खाली टच करना था। तो दिस इज यू कैन सी व्हाट नोट, कंपैरिजन भी हो गया। चलिए, अब हम लोग ल्यूकोसाइट्स के मेन फंक्शन देखते हैं। तो डब्ल्यूबीसी जो है वो डिफेंस का मेन फोर्स है, जो जर्म्स और टॉक्सिन से हमें बचाता है। इट एक्ट्स एज ए मेन डिफेंस फोर्स अगेंस्ट जर्म्स। साथ में डैमेज, डेड एंड एबनॉर्मल और कैंसर सेल्स को भी वो डिस्ट्रॉय करता है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी यू कैन सी व्हाट बॉडी। साथ में सीरोलॉजिकल, जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। एलर्जिक रिएक्शन, जब कोई एबनॉर्मल रिएक्शन बॉडी में होता है, यानी कि कभी कभी हमारे बॉडी जो है ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। जैसे धूल से किसी को एलर्जी होती है, आपको मालूम है, अस्थमा इज ए टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। ओके, तो उसमें डब्ल्यूबीसी इन्वॉल्व होते हैं। देन कुछ डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडीज और एंटी टॉक्सिन रिलीज करते हैं। एंटीबॉडीज जर्म्स के खिलाफ, एंटी टॉक्सिन्स व्हाट पॉइजनस केमिकल के खिलाफ। ओके, और ये दोनों मिलकर हमारे बॉडी को क्लीन करते हैं फ्रॉम द हार्मफुल यू कैन सी जर्म्स एंड द पॉइजनस केमिकल्स। और साथ में जर्म्स को फैगोसाइट करते हैं, जर्म्स को खा जाना है, उनको डाइजेस्ट कर देते हैं। और इस प्रोसेस में जर्म के आइडेंटिटी को, जिसको एंटीजन है, उसको वो रिकॉग्नाइज करके एंटीबॉडीज तैयार कर देते हैं। और ये इंफॉर्मेशन स्पेशल डब्ल्यूबीसी में स्टोर होता है, जिसको कहते हैं मेमोरी सेल, जो जिंदगी भर हमें उस जर्म के खिलाफ सिग्नल देता रहता है एंटीबॉडीज का। सो दीज आर यू कैन सी अवर डब्ल्यूबीसीज। और एक स्पेशल यू कैन सी व्हाट नोट, कि जब डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन से फाइट करते हैं तो नेचुरली उनका नंबर सीरियसली बढ़ जाता है। एट ए साइट ऑफ इन्फेक्शन तो डब्ल्यूबीसी वहाँ पे बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं। कौरव पांडव की तरह युद्ध होता है। ओके, महाभारत हो जाता है। और इस प्रोसेस में देखिए टिश्यू डैमेज होगा, डब्ल्यूबीसी में कुछ शहीद होंगे, जर्म्स मरेंगे। और इन सब का जो मिक्सचर है, डेड जर्म्स, डेड डब्ल्यूबीसी, लाइव डब्ल्यूबीसी जर्म्स, उसका एक एक मिक्सचर तैयार होता है, जिसको कहते हैं पस। और इसी को सेप्सिस कहते हैं। आपको अगर टर्म मालूम होगा, सेप्टिक हो गया भाई, घाव अगर आपको हो गया स्किन में, अगर केयर नहीं करते हैं तो वहाँ पे पस जमा हो जाता है। तो पस इंडिकेट्स द एक्यूमुलेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड दे वर फाइटिंग विद द जर्म्स। तो जर्म्स से लड़ाई कर रहे थे। इस प्रोसेस में टिश्यू भी डैमेज हुआ होगा, क्योंकि जर्म्स टिश्यू को डैमेज करते हैं, और डब्ल्यूबीसी जो है वो जर्म्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। और फाइनली वहाँ पे नेचुरली एक घमासान होता है, जिससे एक सीक्रेशन वहाँ पे जमा हो जाता है, उसी को पस कहते हैं। और पस में होते हैं डेड और लाइव डब्ल्यूबीसी, डेड एंड लाइव जर्म्स एंड इवन डैमेज टिश्यू, इन सब का मिक्सचर एक पस कहलाता है। और दैट्स व्हाई डब्ल्यूबीसी को कॉमनली पस सेल्स भी कहते हैं। तो डब्ल्यूबीसी इज आल्सो कॉल्ड पस सेल। चलिए, अभी हम लोग डब्ल्यूबीसी के जितने भी 5 टाइप्स हैं उनको इंडिविजुअली देखेंगे कि उनका मेन फंक्शन क्या है। तो न्यूट्रोफिल का काम है जर्म्स को डिस्ट्रॉय करना बाय प्रोसेस कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। दे आर माइक्रो पुलिसमैन, सबसे ज़्यादा नंबर के डब्ल्यूबीसी। देन ईओसिनोफिल एंटी एलर्जिक है, एंटी हिस्टामिन एक्शन है। कहीं पर टिश्यू डैमेज होता है तो वहाँ पे सिग्नल रिलीज होता है, इस सिग्नल को वो शांत कर देते हैं। और
पॉइजन को डिस्ट्रॉय करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। बेसोफिल हिपैरिन रिलीज करता है हिस्टामिन और सीरोटोनिन। सीरोटोनिन से ब्लड सप्लाई कैन सी रिड्यूस हो जाता है इन द पार्ट ऑफ डैमेज, और हिस्टामिन का काम उल्टा है। हिस्टामिन जो है वो डैमेज सिग्नल होता है। कोई भी टिश्यू जब डैमेज होता है तो वहाँ पे बेसोफिली हिस्टामिन रिलीज करते हैं ताकि डब्ल्यूबीसी वहाँ पे अट्रैक्ट हो, और फिर सीरोटोनिन सीक्रेट होता है जिससे ब्लड वेसल जो है उनका डायमीटर हो जाता है छोटा, और इस सारे प्रोसेस में एक्चुअली क्या है, वहाँ पे खून जो है उसका फ्लो में डिस्टर्बेंस आता है और खून जमा हो जाता है, जिससे और ज़्यादा डब्ल्यूबीसी और यू कैन सी प्रोटेक्टिव फैक्टर्स प्रोटीन्स इन्फेक्शन साइट में आ जाते हैं और जर्म्स का ऑन द स्पॉट क्या है डिस्ट्रक्शन होता है। देन मोनोसाइट जो है वो डेड जर्म्स वर्न आउट सेल्स जो है जर्म्स को क्या है वो हेल्प करते हैं, एक्चुअली न्यूट्रोफिल को वो हेल्प करते हैं ड्यूरिंग इन्फेक्शन। अदरवाइज नॉर्मली वो बॉडी के डेड और वर्न आउट सेल्स या डैमेज सेल्स को क्या है क्लीन करते हैं। और आपका लिम्फोसाइट ये हमारे बॉडी का आखिरी हथियार है। न्यूट्रोफिल डायरेक्टली ये आर्मी की तरह काम करते हैं, बोल सकते हैं वो आर्मी की तरह काम करते हैं। लिम्फोसाइट्स जो है दे आर लाइक यू कैन सी नेवी और यू कैन सी योर एयरफोर्स। जैसे उसमें टी सेल जो है जर्म्स को आइडेंटिफाई करते हैं, तो जर्म्स के पास एंटीजेंस होता है, इस कंसेप्ट को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। और बी सेल जो है जर्म्स को मारने के लिए एक्चुअली एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज, क्योंकि एंटीजन डिस्ट्रॉय हो गया मतलब जर्म डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये हो गया हर डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन, और राइट साइड में उनका पिक्चर भी दिख रहा है। अब चलते हैं थ्रोम्बोसाइट के बारे में। तो थ्रोम्बोसाइट्स आर नथिंग बट ब्लड के छोटे छोटे पीसेस, तो ब्लड सेल्स के छोटे छोटे पीसेस, इसलिए उसको पट्टी का पेशी भी कहते हैं। सो उनके फीचर देखते हैं। दे आर द स्मॉलेस्ट साइज यू कैन सी फॉर्म्ड एलिमेंट, 2.5 से 5 माइक्रोमीटर तक ही रहता है। दे आर कलरलेस, बिना न्यूक्लियस वाले सेल फ्रेगमेंट्स, एंड दे आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ ए वेरी लार्ज सेल। तो एक बहुत बड़ा सेल जिसको कहते हैं मेगा कैरियो, मतलब न्यूक्लियस भी बड़ा है, और साइट इसको हम लोग प्रीवियस यू कैन सी फोटो मैंने आपको यू कैन सी पिक्चर दिया था जब हम लोग हेमाटोपोइसिस मतलब ब्लड सेल्स कैसे बनते हैं, उसमें पिक्चर आप वापस देख लीजिए। ओके, तो मेगा कैरियोसाइट के फ्रैगमेंट्स यानी कि ऐसे शंकरपाड़ी, अगर आपको मालूम है लास्ट में बताया, एक बड़ा सा चपाती जैसा बनाते हैं बेसन का, यू कैन सी उसमें मसाला वगैरह होता है, साथ में फिर उसको चाकू से काटा जाता है छोटे छोटे पीसेस में, फिर उसको तल के हम लोग यम्मी खाते हैं। तो छोटे छोटे वो जो पीसेस है वही प्लेटलेट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्लेटलेट्स बनते हैं एकदम शंकरपाड़ी का शेप नहीं होता है, इरेगुलर शेप होते हैं। तो यू कैन सी दे कैन बी ओवल शेप, उनका शेप ओवल हो सकता है, स्पिंडल शेप हो सकता है, या इरेगुलर हो सकता है। देन उसके पैरामीटर्स, मेन पैरामीटर काउंट जो है नंबर पर क्यूबिक मिलीमीटर, यानी कि यही सेम इतने से छोटे से ड्रॉप में, खून के ड्रॉप में आपको 2 से 4 लाख, यहाँ पे भी मैं आपको बताऊं जो ये रेफरेंस लेवल है मिनिमम से मैक्सिमम, ये 1.5 से 4.5, किसी किसी बुक में आपको 1 से 5 भी मिल सकता है, तो डोंट वरी अबाउट इट, कैन सी रेंज। तो 2 to 4 lakhs पर क्यूबिक मिलीमीटर। देन बोन मैरो के माइलॉइड टिश्यू से ये बनता है, और उसी माइलॉइड सेल से ये लार्ज मेगा कैरियोसाइट तैयार होता है। तो यही माइलॉइड सेल अल्टीमेटली मेगा कैरियोसाइट में चेंज होता है। ओके, देन लाइफ स्पैन इज ऑल्सो वेरी शॉर्ट, 3 to 5 days। दैट्स वाई दे आर प्रोड्यूस कंटिन्यूसली। उनका मेन काम है ब्लड क्लॉटिंग, और साथ में सीरोटोनिन वो रिलीज करते हैं जो ब्लड वेसल जो है उसके डायमीटर को वो रिड्यूस करते हैं ताकि ब्लड फ्लो स्लो हो जाए जिस जगह पे इंजरी है। चलिए स्पेशल फीचर देखते हैं। तो प्लेटलेट्स जो है दे हैव द स्टिकी नेचर। जैसे ही ब्लड वेसल डैमेज होता है, तो होल हो गया ब्लड वेसल में, तो वहाँ पे प्लेटलेट अट्रैक्ट होके एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, और एक प्लेटलेट प्लग बनता है, प्लग जैसा बन जाता है सील करने के लिए। तो जब तक एक किसी वहाँ पे एक प्रॉपर बैंडेज, नेचुरल बैंडेज जिसको क्लॉट तैयार नहीं होता है, तब तक प्लेटलेट प्लग जो है वो ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये टिश्यू आपको दिख रहा है, ब्लड सेल्स जो है वो यहाँ पे डैमेज हो गया है, तो छेद हो गया है, तो वहाँ पे प्लेटलेट्स जो है वो स्टिक हो गए हैं। ओके, यानी कि ऐसे है कि पाइपलाइन से पानी जो है वो क्या है
निकल रहा है तो आप इमीडिएटली वहाँ पे नेचुरली कुछ पार्टिकल्स या पत्थर रख देते हैं ताकि ब्लड जो पानी है पाइपलाइन का वो बाहर न निकल सके। तो वो टेम्परेरी यू कैन से अरेंजमेंट रहता है। और जैसे ही प्लेटलेट वहाँ पे स्टिक होते हैं तो वो सिग्नल रिलीज करते हैं। इस सिग्नल को कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिससे ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन से फाइनली जो रिएक्शन होता है उससे ब्लड क्लॉट बन जाता है। इस क्लॉट के बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपको खाली याद रखना है प्लेटलेट प्लग शुरुआत में तैयार होता है, बाद में प्रॉपर बैंडेज तैयार होता है ब्लड वेसल के लिए या इंजर्ड यू कैन से टिश्यू जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है। एंड देन एबनॉर्मल काउंट अगर प्लेटलेट्स का है दैट कैन बी डेंजरस। लो भी यू कैन से खतरनाक है और हाई भी कैन सी व्हाट कैन बी डेंजरस। तो डिक्रीज अगर हो गया जनरली 1 लाख से कम अगर प्लेटलेट्स हो गए तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। पेनिया मतलब डिक्रीज इन द नंबर। और जनरली ये मलेरिया और डेंगू जैसे इन्फेक्शन में कम हो। आपको मालूम है डेंगू में प्लेटलेट की बहुत सीवियर इवन 40,000 तक कभी कभी कैंसी पेशेंट में अगर चला गया प्लेटलेट्स तो इट कैन लीड टू सीवियर इंटरनल ब्लीडिंग और हीमोरैग। आप बोलेंगे सर इंटरनल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग इज ए यू कैन सी कॉमन फिनोमेना ऑफ द इंटरनल पार्ट, क्योंकि कैपिलरीज जो है हमारे बॉडी के वो बर्स्ट होते रहते हैं, वो डैमेज होते रहते हैं ओके बिकॉज ऑफ द चेंज इन द ब्लड प्रेशर वगैरह वगैरह, लेकिन इमीडिएटली उसको सील किया जाता है ओके। तो इंजरीज आर ए पार्ट ऑफ आवर बॉडी के। अगर हमारा बॉडी कंटिन्यूसली कोई ना कोई फिजिकल यू कैन सी एक्टिविटी करता है तो जरा सा अगर आप क्या करें हाथ में चिमटा मारेंगे तो उधर देखिए लाल हो जाता है। तो लाल होने का मतलब वहाँ पे क्या है, सीरोटोनिन हिस्टामिन यू कैन सी ये सब रिलीज हुआ तो वहाँ पे नेचुरली कोई ना कोई ब्लड वेसल तो फटा ही होगा, इजंट इट। तो वहाँ पे इंजरी को सील करना ही है ओके। तो इंजरी सील करने के लिए आपको प्लेटलेट्स चाहिए। प्लेटलेट की नंबर कम हो गई तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, जिससे इंटर स्पेशली इंटेस्टाइन। देन अगर ज़्यादा हो गया 5 लाख से अगर ज़्यादा हो गया तो जनरली सीवियर बर्न केस में और सीवियर इंजरी जब बॉडी में होता है तब प्लेटलेट्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है बॉडी को, तब जाके प्लेटलेट्स का नंबर क्या है बढ़ जाता है। क्योंकि मल्टीपल जगह पे बॉडी में ब्लीडिंग हो रहा है तो उसके लिए प्लेटलेट्स की नंबर को बॉडी को बढ़ाना पड़ता है। चलिए अभी मेन फंक्शन थ्रोम्बोसाइट्स का 3 है। तो पहला वो प्लेटलेट फैक्टर रिलीज करता है ब्लड क्लॉटिंग को इनिशिएट करने के लिए, जिसको थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। और टेम्पररी यू कैन सी एक प्लग तैयार कर देता है ताकि ब्लड फ्लो जो हो रहा है, लीकेज हो रहा है ब्लड का, जिसको हीमोरेज कहते हैं, वो स्टॉप हो सके। और साथ में वो सीरोटोनिन रिलीज करता है जो ब्लड वेसल को, जिस ब्लड वेसल में इंजरी हो गई है तो उस ब्लड वेसल के डायमीटर को वो छोटा कर देता है ताकि ब्लड वेसल से जो ब्लड फ्लो हो उसका स्पीड कम हो जाए ओके, ताकि ब्लड लॉस उस ब्लड वेसल में जो है वो कम हो ओके। तो इस बारे में हम लोग एक ऐसी ब्लड क्लॉटिंग में डिटेल में वापस पढ़ेंगे कि क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग के लिए थ्रोम्बोसाइट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चलिए अब आपके लिए ये है मेरा तोहफा। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इन तीनों का एक कंपैरिजन चार्ट आपके लिए है। तो आप इसको यू कैन सी नोट डाउन कीजिए। दिस इज़ फॉर यू कैन सी असाइनमेंट जैसा बोल सकता हूँ मैं। तो वेरी इजी, बहुत सारे पॉइंट है तो आप स्क्रीनशॉट लेके इन पॉइंट्स को आप क्या है देख सकते हैं। इसमें एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे ठीक से समझाता हूँ अभी। जैसे साइटोप्लाज्म जो है आरबीसी का, उसमें हीमोग्लोबिन होता है और स्ट्रोमा होता है जो इलास्टिक इकेंसी मटेरियल होता है। इसके लिए आरबीसी बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। डब्ल्यूबीसी में या तो ग्रैन्यूल्स होगा नहीं तो नहीं होगा। ग्रैन्यूल्स जो है वो प्रोटियोलाइटिक और हाइड्रोलाइटिक होता है जो डाइजेस्टिव होते हैं। और प्लेटलेट के पास होते हैं बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स जिसमें प्लेटलेट फैक्टर रहता है जिसको थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। जो अभी मैंने बताया प्लेटलेट ये पार्टिकल रिलीज करते हैं जब प्लेटलेट्स जो है ब्रेक डाउन होते हैं। वो ब्रेक डाउन तभी हो गए जब वो टिश्यू के कांटेक्ट में आते हैं। देन इरेथ्रोपोइसिस फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी जो रेड बोन मैरो में होता है, लेकिन फीटस डेवलपिंग बेबी में योक सैक, लीवर, किडनी और स्प्लीन में भी होता है। डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो, लिम्फ नोड, स्प्लीन, ये सब लिम्फेटिक टिश्यूज इसमें होता है। और प्लेटलेट का फॉर्मेशन होता है ब्लड बोन मैरो में। देन आरबीसी को देखिए इरिथ्रॉन भी कहते हैं या इरिथ्रोब्लास्ट भी कहते हैं जो उसका प्रिकर्सर सेल है
जिससे वो आरबीसी तैयार होता है उसको एरिथ्रोन, एरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं। डब्ल्यूबीसी जिस सेल से बनता है स्टार्टिंग सेल को माइलोब्लास्ट कहते हैं, और प्लेटलेट मेगा कैरियोब्लास्ट। Then RBC WBC of platelets when they are actually what destroyed, तो देखिए RBC का डिस्ट्रक्शन सबसे नीचे वाला लाइन, कफर सेल्स जो लीवर में होते हैं, और स्प्लीन, स्प्लीन इज ए ग्रेव यार्ड जो हमने देखा था। WBC जो है वो ब्लड के ही दूसरे सेल्स, अगर कोई WBC डिस्ट्रॉय होगा तो उसको दूसरे WBC जो है वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, स्पेशली मैक्रोफेजेस टिश्यू में और आपका मोनोसाइट ब्लड में। दैन प्लेटलेट्स भी नेचुरली ब्लड में जब उनका काम मतलब कंप्लीट होता है तो उसको भी आपके जो मोनोसाइट है, तो मोनोसाइट जो मैंने बोला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेड सेल वन ऑफ सेल्स को वो क्या करता है अपने ही कैंसी वार्ड भाई जो होते हैं जो शहीद हो गए तो उनको वो क्लीन करने का काम करता है। चलिए अब आपके लिए एक स्पेशल कंपैरिजन बाय साइज। तो सारे ब्लड सेल्स को अभी हम लोग बाहर करेंगे कि भाई साइज के हिसाब से कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो एक देख लेते हैं। एक कैन सी व्हाट शॉर्टकट है जिससे आप WBC RBC और प्लेटलेट्स के साइज को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये है कंपैरिजन। तो मैंने इन सारे सेल्स को जो ब्लड सेल्स है उसी सीक्वेंस में अरेंज किया है जिस सीक्वेंस में उनका साइज है। तो आप अगर पहचान गए होंगे तो पहचानिए, लेफ्ट से राइट साइड सबसे पहला कौन है, मोनोसाइट, उसके बाद में है आपका यूसिनोफिल, उसके बाद में हाँ पहले मोनोसाइट, दिस इज मोनोसाइट राइट, दिस इज इओसिनोफिल, दिस इज न्यूट्रोफिल, दिस इज बेसोफिल, यह है लिम्फोसाइट, यह है आरबीसी और यह है प्लेटलेट। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है एनी टू सेल के बीच में कंपैरिजन आ सकता है। तो इसका शॉर्टकट अभी देखिए, लार्जेस्ट सेल इज मोनोसाइट, सबसे छोटा सेल है प्लेटलेट। तो शॉर्टकट ऐसा है, मेन MEN मेन, BLRP मेन, BLRP मेन, BLRP मेन, BLRP, ऐसा 3-4 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और आपको मालूम है हमने फर्स्ट लेटर लिया हुआ है हर सेल का, मेन BLRP इज अ सीक्वेंस ऑफ लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट ब्लड सेल, इजंट इट। तो ये दिमाग पे रखिए, यही पिक्चर भी आप बनाइए, रोज प्रैक्टिस कीजिए, आपके दिमाग में परमानेंट फिक्स हो जाएगा। फिर काउंट या नंबर के हिसाब से कौन सबसे ज़्यादा है कौन सबसे कम है। तो RBC आपको मालूम है सबसे ज़्यादा है नंबर में, 4 to 5 मिलियन, उसके बाद में प्लेटलेट्स 2 to 4 लाख, फिर न्यूट्रोफिल आता है, मतलब WBC आते हैं सब, उसमें न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा, फिर आपका लिम्फोसाइट है, फिर आपका मोनोसाइट, फिर इओसिनोफिल, सबसे कम है बेसोफिल। तो हाईएस्ट से लोएस्ट में अगर आप चाहेंगे तो आपका आएगा RPNL, ऐसा याद रखिए, RPNL मैप, RPNL मैप, RPNL मैप। तो R फॉर RBC, P फॉर प्लेटलेट, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल एंड व्हाट, बेसोफिल। तो इस तरह एक कैन सी कोई भी क्वेश्चन अगर आपको कंपैरिजन में आ गया, इवन नीट लेवल पे ही क्वेश्चंस आ सकते हैं स्टूडेंट्स, तो ये दिमाग में रखिए। ड्राइंग अगर आप बनाओगे या ये कोड अगर आप लिखोगे तो आपको आसानी से कैन सी नंबर कंपेयर करने में आसानी होगी। तो विद दिस हम लोग लास्ट पार्ट में आ गए हैं। तो मेन फंक्शन ये आपके लिए है, तो वो भी डिस्टिंग्विश बिटवीन के रूप में कैन सी दिया हुआ है, तो यू कैन रेफर इट। ओके, चलिए अब आपको मैं थोड़ा सा असाइनमेंट दूंगा। दिस इज द कैन सी नोट ऑन द एंटीजन एंड एंटीबॉडी। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। आज आपको खाली रीड करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, कि एंटीजन और एंटीबॉडी जो हमारे डिफेंस से रिलेटेड दो अपोजिट मॉलिक्यूल, एंटीजन होते हैं वो मॉलिक्यूल जो जर्म्स के सरफेस पे होते हैं जिसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीबॉडीज तैयार होता है। तो वो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा एंटीबॉडी होता है और जैसा एंटीजन होता है सेम कॉरस्पॉन्डिंग बॉडी एंटीबॉडी तैयार करता है। यानी कि जैसा एक एनसी वॉट एनिमी रहेगा वैसा हमें क्या है सोल्जर या वेपन तैयार करना पड़ता है। तो वही कंसेप्ट है। तो एक कंसेप्ट आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आई विल नॉट एक्सप्लेन नाउ, नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो लेफ्ट साइड में आपको जर्म दिख रहा है जिसके सरफेस पे एंटीजन्स हैं, और राइट साइड में है आपका व्हाट,
द प्लाज्मा बी सेल जो एंटीबॉडीज तैयार कर रहा है। अभी मैं आपको खाली ओवरव्यू देख रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको। तो एंटीजन में एंटी का मतलब एंटीबॉडी होता है, जेन का मतलब होता है फॉर्मेशन, मतलब जिस मॉलिक्यूल की वजह से हमारा बॉडी एंटीबॉडीज तैयार करता है। और एंटीबॉडी का मतलब होता है एंटी मीन्स अगेंस्ट, बॉडी मतलब एंटीजन मतलब फॉरेन बॉडी के खिलाफ। तो इसका मतलब एंटीजन ऐसा कोई भी सब्सटेंस है जो बॉडी में अगर एंटर हो गया तो हमारा बॉडी एंटीबॉडीज तैयार करने लग जाएगा। और एंटीबॉडी का मतलब होता है वो मॉलिक्यूल, वो प्रोटेक्टिव मॉलिक्यूल जो एंटीजन के साथ बाइंड होकर उसको नलिफाई, न्यूट्रलाइज या डिस्ट्रॉय करता है, जो तभी तैयार होता है जब बॉडी में कोई एंटीजन आता है। तो रिलेशनशिप दोनों के बीच में कैसा है एकदम देखिए। तो जैसा जर्म रहेगा तो वैसा एंटीजन रहेगा और वैसा कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी बॉडी तैयार करता है। ओके, तो मैं अभी आपको एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आप ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। स्पेसिफिसिटी, जैसा एंटीजन वैसा एंटीबॉडी, बिकॉज स्पेसिफिक एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस फॉर स्पेसिफिक एंटीजन। जैसे ऊपर येलो में जो आपको दिख रहा है ये है एंटीजन्स। ओके, तो देखिए ये टाइप 1 एंटीजन है, ये टाइप 2 है, ये टाइप 3 है, ये टाइप 4 है। और एंटीजन्स जो है जर्म के आइडेंटिटी मार्कर्स रहते हैं। और एंटीजन के सरफेस पे स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स रहते हैं। देखो पहले नंबर पे आपको दिख रहा है, यू कैन सी स्पेरिकल, देखो स्पेरिकल दिख रहा है, दूसरे के पास ट्रायंगुलर दिख रहा है, थर्ड के पास रॉड शेप दिख रहा है, फोर्थ के पास देखो ट्रायंगुलर भी है और सॉरी रेक्टेंगुलर भी है और साथ में कैन सी राउंड शेप का भी है, इजंट इट। तो हर एंटीजन जो है वो यूनिक रहता है। वो यूनिक जो प्रॉपर्टी होती है उसकी वजह से होता है सरफेस पे जो ये कैन सी व्हाट पार्टिकल्स दिख रहे हैं। तो ये पार्टिकल्स जो है ये दिख रहा है, 1 के पास देखो सब राउंड शेप है, सेकंड के पास ट्रायंगुलर है, थर्ड के पास रेक्टेंगुलर, फोर्थ के पास दोनों टाइप के हैं रेक्टेंगुलर है। इनको हम लोग कहते हैं एपीटोप। एपी मतलब अबो, टोप मतलब सरफेस पे। ओके, तो सरफेस पे स्पेशल मॉलिक्यूल जिनको मार्कर्स भी कहते हैं। और फिर ये 3 टाइप के एंटीबॉडीज आपको दिख रहे हैं, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप। जिसका जो वाई का जो आर्म पार्ट है, यू कैन सी ये जो वाई का आर्म पार्ट है, इसको ध्यान से देखिए, कुछ समझ रहे हैं लॉजिकली, एकदम कॉमन सेंस आपको दिख रहा है। ए के ऊपर देखो स्लॉट है, ये स्लॉट है। बी के ऊपर जो स्लॉट है देखो वो वी शेप है। सी के ऊपर जो स्लॉट है वो रेक्टेंगुलर शेप का है। और ए के ऊपर स्लॉट है, देखो कैसा दिख रहा है, राउंड शेप का। तो इस स्लॉट को हम लोग कहते हैं पैराटॉप। यानी कि एंटीजन के सरफेस पे जिस शेप का एपिटोप होगा वैसा ही एंटीबॉडी तैयार होता है, जस्ट लाइक लॉक एंड की। यानी कि यहाँ पे हम लोग इन एंटीजन्स को अलग अलग लॉक समझते हैं और इस एंटीबॉडी को कॉरस्पॉन्डिंग की। अभी देखिए, आप खुद बताइए कौन सा एंटीबॉडी किसके साथ चिपक सकता है या बाइंड हो सकता है। तो वेरी सिंपल, आप समझ गए होंगे। यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी का जो इंट्रैक्शन है उसको सीरोलॉजिकल रिएक्शन भी कहते हैं। और ये रिएक्शन होता है बाय बाइंडिंग। तो कौन सा एंटीबॉडी किसके साथ बाइंड होगा देखते हैं। तो ए वाला देखो 1 के साथ बाइंड होगा क्योंकि दोनों का शेप जो है वो फिट होगा एक में। बी वाला सेकंड के साथ बाइंड होगा, सी वाला थर्ड के साथ बाइंड होगा। लेकिन फोर्थ के साथ कौन कौन बाइंड हो सकता है, तो फोर्थ के साथ देखिए ए भी बाइंड हो सकता है। तो ए वाला नेचुरली जो ए वाला है नेचुरली यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। और देखो सी भी बाइंड हो सकता है, तो सी वाला नेचुरली यहाँ पे बाइंड होगा। यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो है उसको ए, बी और सी एंटीबॉडीज रिस्पेक्टिवली क्या है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और 4 को डिस्ट्रॉय करने के लिए ए एंटीबॉडी भी है और सी एंटीबॉडी भी है। तो दिस इज़ वेरी अमेजिंग। तो हमारे इम्यून सिस्टम का जो फाइनल हथियार होता है वो एंटीबॉडीज होते हैं। तो ऊपर ये समझिए ये 4 टाइप के जर्म्स हैं और इन जर्म्स को मारने के लिए हमारा बॉडी ये एंटीबॉडीज तैयार करतेगा। तो दोस्तों विद दिस टुडे तो वी विल स्टॉप योर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे ब्लड क्लॉटिंग, साथ में द कंसेप्ट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी को फिर से लेंगे और ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड ग्रुप्स हम लोग स्टडी करेंगे। तो वेट फॉर द कैन सी नेक्स्ट कैन सी लेक्चर एंड
लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में आई वांट यू कैन सी, जो भी आपको लग रहा है यू कैन सी कमेंट कीजिए, बिकॉज आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। आई विल मेक द वीडियोज़ मोर इंटरेस्टिंग। आपके जो कमेंट है वो मेरे लिए बूस्टर का काम करते हैं। ओके और नोट्स, जिस तरह मैंने अभी नोट्स इंक्लूड किया है, तो आपको और भी कुछ एडिशन चाहिए वीडियोस में यू कैन सी कंटेंट वाइज, तो ज़रूर बताइए, सो दैट यू कैन सी द वीडियोस, द presentation will be made more and more attractive and better for you. So thanks for watching. Bye.